अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है आपका रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको सारा साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इस पूरे चैप्टर में बेटे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि कोई भी जो रिएक्शन है वो किस तरह प्रोग्रेस करता है। ठीक है, फास्ट रिएक्शन है, मॉडरेट है, स्लो है, रिएक्शन जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम लोग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, पूरा जो आपके रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं उनकी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल में इस चैप्टर में बेटे हम लोग पढ़ेंगे। इन जनरल हमने रिएक्शन रेट्स के बारे में जो है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह हम साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चैप्टर का नाम है हमारा क्या, हमने पढ़ लिया रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, let's start with the reading. It is a common observation that rates of different chemical reaction differ greatly. For example, the reaction of NaCl and AgNO3 is very fast. NaCl, sodium chloride, silver nitrite AgNO3 is very fast. The hydrolysis of ester proceed at a moderate rate, whereas dusting of iron is a slow process. Reaction kinetics is the study of the rate of chemical reaction. It includes a variety of experimental methods for measuring reaction rate, orders, and mechanism of reactions. The rate of reaction and their control are often important in industry. They might be the deciding factor that determine whether a certain chemical reaction may be used economically or not. Many factors influence the rate of chemical reaction. It is important to discover the condition under which the reaction will proceed most economically. मैंने जो टॉपिक अभी रीड किया है बेटे, डैट इज़ रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही इस चैप्टर की स्टार्ट की है। आप लोगों ने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा बेटे, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कुछ रिएक्शन जो हैं वो बहुत तेज़ी से स्पीड अप मतलब होते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं और कुछ जो हैं मॉडरेट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑन द मतलब इनकी स्पीड की बेस पे भी हम रिएक्शन को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनका जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। इस बेस पे भी हमने रिएक्शन को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। मैंने क्या कहा, 3 मेन कैटेगरीज हैं, 1 2 3। इन तीनों को आप लोग अंडरलाइन करो। पहले आप अंडरलाइन करो फास्ट, फिर आप लोग करो मॉडरेट और तीसरे को आप लोग क्या करो, स्लो। यानी कि उनकी स्पीड की बेस पे हमने रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक वो रिएक्शन है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर 1 इज इक्वल, हम इसको क्या कह देंगे, नाम क्या दे देंगे, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से ऑलमोस्ट एनी इंस्टेंट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है वो फ़ौरन से पहले जो है वो प्रोसीड कर जाते हैं, आगे फॉरवर्ड जो है वो मूव करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 और जो NaCl है इसके दरमियान में जो रिएक्शन है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फिर नंबर 2 मैंने आपको क्या कहा कि नंबर 2 को हम लोग कह लेंगे मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो होते हैं जो ना तो बहुत फास्ट होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, वो दरमियाने दर्जे के हम लोग कह सकते हैं कि ना तो बहुत तेज़ी से होंगे ना बहुत रुक रुक के होंगे। उनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर। जो ईस्टर है उसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। फिर आपका थर्ड रिएक्शन क्या आता है, थर्ड रिएक्शन में हमने क्या पढ़ना है, स्लो रिएक्शन। ठीक है, स्लो रिएक्शन वो होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं, उनको इवन कंप्लीट होने के लिए मैनी डेज, बहुत सारे दिन भी लग सकते हैं। और कॉमन एग्जांपल, ये इतने स्लो होते हैं कि कभी कभार इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए दिन तो इनको लगते ही हैं,
ठीक है, ये बहुत दिनों में कंप्लीट होता है। कभी कभार ये इतने स्लो हो जाते हैं कि इनको कंप्लीट होने के लिए इवन मंथ्स और इवन ईयर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जो इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शंस कहते हैं। तो बेटे हमने क्या किया, हमने रिएक्शन को उनकी स्पीड की बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आप अंडरलाइन करो, फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस और कौन से हैं, स्लो प्रोसेस। और इन तीनों की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई है आपने वैसे लिख लेनी है और सबकी आगे एग्जाम्पल भी लिखनी है। ये NaCl है, NaCl किस चीज़ का फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड का। और ये क्या चीज़ है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। और दूसरे की एग्जाम्पल में आपने क्या लिख देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। और तीसरे में आप लोगों ने क्या लिखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि वो जो कोई भी जो लोहे की चीज़ है उसको जो जंग लगता है ना, तो पूरा एक प्रोसेस है रस्टिंग का, काफ़ी सालों लग जाते हैं किसी भी चीज़ को रस्ट होने में, जंग लगने में। ठीक है, तो ये क्या पढ़ लिए, ये हमने 3 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पढ़ लिए जिनको आपको मैंने विद डेफिनेशन जो है इनको एक्सप्लेन किया। अगर आप लोग यहाँ पे आओ, देखो आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक ये एग्जांपल है रिएक्शन की और एक आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, An explosion is a swift reaction that happens within the fraction of a second. The rusting of iron is a slow process that may take days or months. The rate of reaction occurring during the explosion are enormous. आपको 2 डिफरेंट रिएक्शंस बताए हुए हैं। एक आपको बताया हुआ है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है, बम का फटना, बम्बार्मेंट होना, ठीक है, धमाका होना। ये एक स्विफ्ट रिएक्शन है, जबकि ये रिएक्शन देखो आपको मैंने अभी बताया था जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, जंग लगना, ठीक है, आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसको इवन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेज लग सकते हैं, मंथ लग सकते हैं और इवन इतने स्लो रिएक्शन होते हैं कि इनको ईयर्स भी लग सकते हैं, यानी कि इनको सालों भी लग सकते हैं। तो ये आपको 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दे दी गई। आगे हमने क्या पढ़ा, अच्छा ये छोटे से पैराग्राफ देखो, अभी अगर आप लोग गौर करो, नोट करो, तो वह ये छोटा सा पैराग्राफ था जिसको मैंने सारा एक्सप्लेन किया। इसमें हमारे पास क्या आगे 3 डिफरेंट फॉर्म्स आ गई, किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड की बेस पे रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीनों आपको आनी चाहिए, तीनों की एग्जाम्पल्स भी आपको फिंगर टिप्स पे बेटे आनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है, जो उनका रेट है प्रोसीड करने का, उसको पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। तो रिएक्शन काइनेटिक्स क्या हो गया, वो स्टडी जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के रेट्स को स्टडी करेंगे, या आप सिंपली कह सकते हो स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में रिएक्शन को चेक आउट करने के लिए भी हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स बेटे उसका जो है हम उससे हेल्प आउट करते हैं, ये हमें ईज आउट करेगा। ठीक है, तो आपने सिंपल इसमें क्या करना है, आपने रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन करनी है कि ये क्या चीज़ है, दिस इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने को क्या कहते हैं, हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इट इंक्लूड वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ठीक है, जो कि रिएक्शन रेट्स को जिनसे मेजर किया जाएगा, ठीक है, उनका मैकेनिज्म जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके जो कंट्रोल हैं वो भी इंडस्ट्रीज़ में कैसे होते हैं, उनको भी हम लोग इसी ब्रांच में केमिस्ट्री की जो काइनेटिक्स है उसी में जो है हम इसको स्टडी करेंगे। और ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन होता है बेटे, आपको पता है रिएक्टेंट कंबाइन हुए, उन्होंने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, इस पूरे केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, और ये तमाम के तमाम फैक्टर जो हैं ये रिएक्शन का जो रेट है उसको उस पर डिपेंड यानी कि जो रिएक्शन का जो रेट है ना वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। हर फैक्टर के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से रिएक्शन के रेट के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। कुछ चीज़ों के बढ़ने से रिएक्शन रेट इंक्रीज़ होगा, कुछ के बढ़ने से रिएक्शन रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा। वो हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया?
गया। अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक बेटे आज स्टार्ट करेंगे, डैट इज कुलेयन थ्योरी 7.1। टॉपिक आपका कौन सा है? 7.1 है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। Kuleyan theory explain how reaction occur. According to this theory, for a chemical reaction to take place, the particle atoms, ions or molecules of reactant must form a homogeneous mixture and collide with one another. These collisions may be effective or ineffective depending upon the energy of the colliding particles. When these collisions are effective, they give rise to product. Otherwise, the colliding particle just bounce back. The effective collision take place only when the colliding particle possesses certain amount of energy and they approach each other with a proper orientation. The minimum amount of energy required for an effective collision between the reacting species is called activation energy. इसको underline करें. Most of the reactions are slow, showing that all the collisions are not equally effective. The process can be understood with the help of a graph between the path of reaction and the potential energy of the reacting molecules. If the collision is effective, then the molecules flying apart are chemically different. Otherwise, same molecule just bounce back. The reactant reach the peak of the curve to form the activated complex. Only the colliding molecules with proper activation energy will be able to climb up the hill and give the product. मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की है वो क्या टॉपिक है? डैट इज कुलेयन थ्योरी। कुलेयन थ्योरी क्या चीज़ है? व्हाट इज कुलेयन थ्योरी? कुलेयन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें एक्सप्लेन करती है, हमें ये बताती है कि रिएक्शन किस तरह से हुआ है, ठीक है, हाउ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन जो है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह प्रोसीड कर रहा है, ये सारा का सारा हमें कौन चीज़ क्या बताएगी? कुलेयन थ्योरी बेटे हमें एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एटम के पार्टिकल्स हैं, जो उसके आयन हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, किसके एटम्स किसके हुए हैं? जो रिएक्टेंट है ना, कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है आपको पता है ना, सपोज ए और बी हैं, ये रिएक्टेंट है, ये कंप्लीट होकर आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे, हम सपोज कर लेते हैं CO D हमारे प्रोडक्ट हैं। तो जो आपके पास रिएक्टेंट है यानी कि ए और बी, जैसे मैंने एग्जांपल दी, इनके जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इन रिएक्टेंट के जो एटम्स के पार्टिकल्स हैं, जो आयंस के पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल हैं, उन पे और उनके होमोजीनियस मिक्सचर पे डिपेंड कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन, और इस चीज़ पे भी कि किस तरह से ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। और इनकी ये कोलाइड का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ टकराना है, ऐसे ही है ना। जब कोई भी पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो हम क्या कहते हैं? कौन सा फिनोमेना यहाँ पे हुआ है? कुलेयन हुई है, ठीक है। तो कुलेयन क्या चीज़ है? कोलाइड होना, ठीक है, पार्टिकल्स का आपस में मिलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कुलेयन कहते हैं। कुलेयन दो तरह की हो सकती है, इफेक्टिव भी हो सकती है और नॉन इफेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं? ये डिपेंड करी होती हैं कोलाइडिंग पार्टिकल्स पे। जब कुलेयंस अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं, मैं आपको वन बाय वन राइट करके इन सब की डेफिनेशन डिटेल से बेटे बताऊंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे, डैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी इफेक्टिव कुलेयन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, या सिंपल मायनों में आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम लोग जो है वो मैं आपको सारा का सारा ग्राफ बना के जो है एक्सप्लेन करूँगी, और सारे यहाँ पे जितनी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं वन बाय वन हम सारी पढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको राइट करो। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कुलेयन थ्योरी। क्या पढ़ी? हमने पढ़ी कुलेयन थ्योरी, ठीक है। कुलेयन थ्योरी में मैंने आपको क्या कहा कि ये फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन है कि केमिकल रिएक्शन बेटे कैसे होता है। इसमें अब 3-4 तरह की आपके पास चीज़ें आ रही थी। नंबर 1 हम क्या राइट कर लेते हैं? सपोज करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास नंबर 1 में क्या आ रहा है बेटे? नंबर 1 में हमारे पास आता है पार्टिकल कुलेयन। यहाँ पे क्या आएगा? पार्टिकल कुलेयन आएगा, ठीक है। व्हाट इज पार्टिकल कुलेयन? आपको पता होना चाहिए पार्टिकल कुलेयन क्या होता है। जो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं,
कौन से? रिएक्टेंट के पार्टिकल्स। इसमें कौन से आते हैं? रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, रिएक्टेंट पार्टिकल्स। इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स आएंगे? रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे नाम मेंशन है। क्या नाम मेंशन है? हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कुलेयन थ्योरी। कुलेयन थ्योरी में नंबर 1 पे जो चीज़ आ रही है यहाँ पे, डैट इज़ पार्टिकल कुलेयन। अब ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है पार्टिकल कुलेयन, इसका मतलब क्या है? कौन से पार्टिकल बेटे? रिएक्टेंट के पार्टिकल्स। दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं ना, सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं C+D, हम सपोज कर रहे हैं। ए और बी ये जो रिएक्टेंट हैं, इनके पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनके पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं पार्टिकल कुलेयन। और इन पार्टिकल्स के अंदर क्या कुछ शामिल है? इनके अंदर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स शामिल हैं। कौन कौन से? एटम हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, और मालिक्यूल्स हो सकते हैं। सबसे पहले इनके पार्टिकल्स आपस में क्या बनाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटे? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? रिएक्टेंट के पार्टिकल क्या बना लेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के बाद ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। अब जो कुलेयन हो रही है ये दो तरह की हो सकती है। ठीक है, हर तरह की कुलेयन ऐसी नहीं होती। मैंने आपको क्या कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, फिर पार्टिकल्स क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कुलेयन के बाद आपका रिएक्शन प्रोसीड कर ही जाए। इट डज़ नॉट नेसेसरी। कभी कभार रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे मूव करेगा, और कभी कभार जो कुलेयन है वो उससे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, रिएक्शन आगे मूव ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि कुलेयन जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक को हम लोग क्या कहेंगे बेटे? एक को हम लोग कहेंगे इफेक्टिव कुलेयन। इफेक्टिव कुलेयन। ठीक है, मैंने क्या वर्ड बोला कि कुलेयन होती है। ठीक है, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं रिएक्टेंट के, लेकिन हर तरह की जो कुलेयन है वो क्या होती है? उसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि कुलेयन दो तरह की है। एक कुलेयन को हम लोग क्या कह लेते हैं? इफेक्टिव कुलेयन कह लेते हैं, और एक को इनइफेक्टिव कह लेते हैं। इफेक्टिव कुलेयन पहले आती है। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा, आप इसको अंडरलाइन कर लो, आपकी बुक में लिखा हुआ है ना इफेक्टिव कुलेयन। तो इफेक्टिव कुलेयन वो कुलेयन है, ये तब होती है जब पार्टिकल जो हैं वो बाउंस ऑफ करें एक दूसरे के साथ विदाउट एनी केमिकल चेंज। ठीक है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिखोगे इफेक्टिव कुलेयंस आर दोज दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप सिंपल इसके लिख लें, इफेक्टिव कुलेयन आर दोज बेटे आप लिख लो, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो कुलेयन जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ बन जाए, यानी कि दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट किए और कुलेयन हुई, और इन कुलेयन के रिजल्ट में क्या हुआ? आपके पास प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह की कुलेयन को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव। फिर दूसरी कुलेयन, मैंने आपको कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो कुलेयन है उससे रिएक्शन प्रोसीड ही करे। इसका मतलब हुआ जो दूसरी कुलेयन होगी उसको हम लोग क्या कह लेंगे? हम लोग कह लेंगे इनइफेक्टिव कुलेयन। जो दूसरी कुलेयन आ गई उसको हम लोग क्या कह लेंगे? इनइफेक्टिव। ठीक है, इनइफेक्टिव कुलेयन कौन सी होगी? ये वो कुलेयन होगी जब पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करने के बजाय क्या करेंगे? दे बाउंस ऑफ ईच अदर विदाउट एनी केमिकल चेंज। वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बाउंस ऑफ करेंगे और आपके पास रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो आप लोग सिंपल इसमें क्या लिख सकते हो? यहाँ पे दे काज, बेटे मैं इसलिए लिख के दे रही हूँ ताकि आपको भूले ना, आप लोग लिख लो, दे काज द पार्टिकल्स, दे काज द पार्टिकल्स टू बाउंस ऑफ, टू बाउंस, BOUNCE, टू बाउंस ऑफ ईच अदर विदाउट एनी केमिकल चेंज, विदाउट any chemical change.
ठीक है, हमने अब पढ़ लिया कुलेयन। कुलेयन के बाद दो तरह की कुलेयन बता दी, एक बता दी इफ़ेक्टिव और एक बता दी इनइफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या मेंशन है, आपको बताया गया कि व्हाट आर कंडीशंस। अब ये जो इफ़ेक्टिव कुलेयन हुई है इसकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, दो यहाँ पे जो हैं वो कंडीशंस हैं दो इफ़ेक्टिव कुलेयन के लिए, कि जो कुलेयन आपकी अगर हो इफ़ेक्टिव हो तो उस केस में आपके पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो बेटे इफ़ेक्टिव कुलेयन के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक क्या होता है, सफिशेंट एनर्जी, सफिशेंट एनर्जी। ठीक है, और दूसरी क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसकी तो बात ही हमने ख़त्म कर दी ना इनइफेक्टिव की। इनइफेक्टिव कुलेयन से तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ही नहीं किया। इफेक्टिव कुलेयन से ये आगे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और जो रिएक्टेंट हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। अब इफेक्टिव कुलेयन को होने के लिए जो इफेक्टिव कुलेयन होगी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे इफेक्टिव कुलेयन डिपेंड करती है। तो इफेक्टिव कुलेयन दो कंडीशंस हैं, दो की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करी है। दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी, एक है सफिशेंट एनर्जी और एक है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो कोलाइडिंग पार्टिकल जो है उनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, जब हम इफेक्टिव कुलेयन की बात करेंगे तो इनको एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वो सफिशेंट अमाउंट जो इनको रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कुलेयन। इफेक्टिव कुलेयन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा इफेक्टिव कुलेयन के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, दो कंडीशन है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ लिया कि वो सफिशेंट एनर्जी जो इफेक्टिव कुलेयन होने के लिए, यानी कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आपकी बुक में एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दी गई है, आप वहीं से देख के लिख सकते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कुलेयन। ठीक है, बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टिंग स्पीशीज की इफेक्टिव कुलेयन की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ ली। ये एक हमारा हो गया सफिशेंट एनर्जी में हमने क्या, जो हमने यहाँ पे की कंडीशन लिखी थी, दो कंडीशन लिखी थी, एक कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या मैंने लिखी है यहाँ पे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को, दे मस्ट अप्रोच ईच अदर करेक्ट अरेंजमेंट, यानी कि हर जो पार्टिकल है उसकी एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर उसके ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ही आपस में स्ट्राइक करेंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ये स्ट्राइक नहीं कर सकता, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ स्ट्राइक नहीं कर सकता। हर जो पार्टिकल है उसकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है और उसी पॉइंट पे उन पार्टिकल्स ने एक दूसरे के साथ क्या करना होता है बेटे, स्ट्राइक करना होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, द पार्टिकल्स मस्ट अप्रोच ईच अदर विद द करेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइन द नेसेसरी बाउंड, ताकि वो स्पेसिफिक बाउंड जो टूट रहे हैं वो बाउंड टूटेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ना। पहले क्या होगा आपको पता है, ये रिएक्शन कैसे होता है, सारे बॉन्ड टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं ना। तो वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है, वो स्पेसिफिक जगह है हर पार्टिकल की जहाँ पे उसने आके हिट होना है, कोलाइड करना है। जब वो कोलाइड करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होते हैं वो क्या होंगे बेटे, वो ब्रेक डाउन होंगे। ये हमने सारा क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया अपना पूरा का पूरा प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस, क्या मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया कुलेयन थ्योरी। ठीक है, हमने कुलेयन थ्योरी पढ़ ली।
कुलेयन थ्योरी में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कि कुलेयन थ्योरी क्या चीज़ है, ठीक है। उसके हमने डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। फिर उसमें मैंने दो तरह की हमने कुलेयन पढ़ी, एक इफेक्टिव पढ़ी, एक हमने इनइफेक्टिव पढ़ी। फिर मैंने आपको बताया कि जो इफेक्टिव कुलेयन है वो किस चीज़, उसकी कंडीशंस क्या हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करी है, वो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी कि वो जो सफिशेंट एनर्जी है जो कि इफेक्टिव कुलेयन के लिए चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। और फिर और क्या चीज़ है कि जर्नली अगर देखा जाए ना तो बेटे रिएक्शंस जर्नली जो हैं रिलेटिवली स्लो होते हैं, क्योंकि स्मॉल फ्रैक्शन कुलेयन की जो है वो इफेक्टिव होती है। और इन जनरल देखा जाए तो रिएक्शन जो हैं दे आर स्लो इन नेचर, ठीक है, क्योंकि इनइफेक्टिव कुलेयन जो है वो ज़्यादा होती है और इफेक्टिव कुलेयन कम होती है। इफेक्टिव कुलेयन कम होगी तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है, जो हमने शुरू में पढ़े थे कि स्पीड अप रिएक्शन जो होते हैं वो कम होते हैं, और स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शन जो हैं वो इन नेचर में हमारे पास हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा अपनी कुलेयन थ्योरी। आपके पेपर में कुलेयन थ्योरी आ सकती है, आपने सारी थ्योरी को अच्छी तरह पॉइंट्स वाइज लिखना है। आप लोग हेडिंग देख लिख लेना। पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, पार्टिकल कुलेयन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। पार्टिकल कुलेयन क्या होता है, रिएक्टेंट के पार्टिकल। फिर आपने क्या डिफाइन कर लेना है, हेडिंग देख के टाइप्स ऑफ कुलेयन, उसमें क्या आ जाएगा, इफेक्टिव कुलेयन एंड इनइफेक्टिव कुलेयन। फिर आप लोग क्या हेडिंग देख लेना, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कुलेयन। देर आर टू कंडीशन। नंबर 1 की हेडिंग दो सफिशेंट, और सफिशेंट एनर्जी में आप लोग सारा जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो लिखेंगे, और आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी भी इसी के अंदर लिखनी है। दूसरी कंडीशन की आप लोग हेडिंग दोगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, और उसमें जो मैंने आपको बताया वो सारा आप लोग राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक डायग्राम ड्रॉ करोगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज करते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी की डायग्राम हम बनाएंगे कि जो आपको भी मैं बता रही हूँ कि रिएक्शन जो है उसको प्रोसीड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करें सपोज, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, एनर्जी, ENERGY। यहाँ पे आप एनर्जी को रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस बेटे, ठीक है। यहाँ पे आप डॉटेड लाइन बनाओ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग किसकी, कुलेयन थ्योरी की। उसमें मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना है। पहले आप लोगों ने सारी थ्योरी लिख ली, मैंने थ्योरी आपको पॉइंट्स में बता दिया है कि आप लोगों के पेपर में अगर थ्योरी आती है तो आप लोग उसे किस तरह राइट करोगे, ठीक है। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास हमारे दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट है A और ये रिएक्टेंट है B, ठीक है। ये क्या है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं रिएक्टेंट्स। मैंने ऊपर भी A और B की एग्जांपल लिया ना, इसलिए मैं नीचे भी A और B की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा रिएक्शन ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास सपोज करते हैं ये C है और ये D है। ये हमारे पास क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो हमारा रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये जो पूरा ये जितना एरिया है ना, ठीक है, ये ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या कह लेंगे, दिस इज़ नोन एज सफिशेंट एनर्जी, यानी कि ये क्या चीज़ है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पे यूज़ हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से क्या हुआ, ये दोनों ने रिएक्ट किया, इनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा था। और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताई थी कि A+B प्रोडक्ट क्या बन गए, C+D। तो यही हमारे पास एंड पे मैंने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। बेटे इस टॉपिक में मैंने आपको कोशिश की है कि छोटा सा टॉपिक है हमारा, इतना छोटा टॉपिक था, लेकिन मैंने आपको उसको डिटेल में आपको पढ़ाया। अगर आप देखो, अब गौर से देखो, ये आपकी बुक है, ये पेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुलेयन थ्योरी दी है।
मैंने आपको पॉइंट वाइज सारी थ्योरी बताई कि आपने पहले क्या लिखना है। आपने हेडिंग दे लेनी है पार्टिकल कोलेजन की, फिर आपने हेडिंग देनी है इफेक्टिव कोलेजन, फिर आपने हेडिंग देनी है इनइफेक्टिव कोलेजन। ठीक है, आपकी बुक में भी इनकी लिखी नहीं है, लेकिन मैंने आपको और इजी डेफिनेशन जो है वो लिखवाई हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जिस पे इफेक्टिव कोलेजन डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने क्या बता दिया, एक है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जिसको मैंने सफिशिएंट एनर्जी कहा, और दूसरी कौन सी थी, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, वो हमने उसको एक्सप्लेन करना है। इन द एंड आपने क्या बता देना है, आपने एक्टिवेशन एनर्जी का हवाला भी यहाँ पे देना है, और आपने अच्छी तरह से इसको अच्छा खासा डिटेल नोट अगर आप लोगों का आता है तो आप लोग ऐसी हेडिंग्स में जैसे मैंने आपको बताई हैं इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे बेटे इसको एक्सप्लेन करोगे, और इसी के एंड पे आप लोगों ने क्या बता देना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डायग्राम ड्रॉ करके बताई है ना, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि ए और बी रिएक्टेंट थे और हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बन गए कौन से, COD। ठीक है, इसी तरह बेटे हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। और इसके स्टार्ट में अगर आप लोग देखो तो छोटे सारा कुछ लाइंस थी। अगर जो बच्चे सही तरह से पढ़ते हैं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, देखो बेटे ये कुछ लाइंस है, फ्यू लाइंस है, लेकिन इन लाइन में से 3 मेन चीज़ें हमने पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, हमने रिएक्शन की टाइप्स पढ़ी, स्लो रिएक्शंस हैं, फिर आपके पास मॉडरेट थे, फास्ट थे, और हर तरह के रिएक्शंस की हमने क्या की, एग्जाम्पल्स भी की। ठीक है, और इनका फिर हमने रिएक्शन काइनेटिक्स की मैंने डेफिनेशन बताई, और इसका मैंने स्कोप बताया कि जो रिएक्शन काइनेटिक्स है ये कहाँ कहाँ हमारे लिए जो है हेल्पफुल है और कहाँ कहाँ इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।